नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली भाग 7 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसे ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। मित्रों, बात करें हम थोड़ा सा अपने बारे में, तो मेरा भी स्वास्थ्य इन दिनों बहुत सही नहीं है। फिर भी मैं समय निकाल कर आपके लिए 10-15-20 मिनट की जो भी टाइम मिल पाता है, एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ। और ये जब से मैं यूट्यूब पर रेगुलर कार्य कर रहा हूँ, आपके लिए शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा, मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन नहीं है जब या जिस दिन मैंने आपके लिए 1 या 2 वीडियो अपलोड ना की हो। तो आप लोगों का भी कर्तव्य थोड़ा सा बनता है कि आप लोगों का चैनल है, आप लोगों का परिवार है, तो आप लोग भी थोड़ा सा समय निकाल करके मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाती हैं उसको एक बार अवलोकन जरूर कर लें। तो चलें, अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आ रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 151 कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। कहने का आशय ये है कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में चंद्रबरदाई जी राजकवि के रूप में थे। विकल्प ए की बात करें तो महाराज हमीर के, विकल्प बी महाराज बिसलदेव के, विकल्प सी महाराणा प्रताप के और विकल्प डी है पृथ्वीराज चौहान के। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे, तो इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। और हम लोग ट्रिक में ऐसे पढ़ते हैं ना कि चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करोगे। अगर चंद्रमा का वरदान आपको मिल जाएगा, चंद्रमा का वरदान फॉर चंद्रबरदाई, तो क्या करोगे? पृथ्वीराज करोगे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, इन्हीं के दरबार में रहते थे और इन्होंने रचना भी जो कि चंद्रबरदाई ने वो पृथ्वीराज रासो के नाम से की है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 152, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो। तो कहने का आशय है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, है ना, इन्हें जायसी क्यों कहा जाता है, इस जायसी कहने के पीछे क्या तर्क है, क्या कारण है ना। विकल्प ये कि जायस गोत्र में पैदा हुए थे, विकल्प बी या ये भी हो सकता है कि जायस मत को मानने वाले थे, विकल्प सी है जायस नामक स्थान के निवासी थे और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही अगर बात करें तो देखिए, चूंकि जायस जायसी है ना, कि इनका जन्म जो है जायस नामक स्थान पर हुआ था और जायस नामक स्थान पर इनका जन्म होने के कारण लोग इनको जायसी कहते थे, ठीक है ना। तो जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण इनको जायसी कहा जाता था, यानी कि जायसी के, जायस के रहने वाले, जायस के निवासी बराबर जायसी, ठीक है ना। और देखने में बड़े क्रूप थे। आपने इसके पूर्व वाले जो प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे उसमें हमने विस्तृत रूप से इनके बारे में चर्चा की है, ठीक है ना। इनकी एक पंक्ति है, आप लोग बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, तो उसे भी दिमाग में रखिएगा कि मौका हंसो को हंसे कुम्हारा, ठीक है ना, कि मेरे ऊपर हंस रहे हो कि बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हो, क्योंकि ये बड़े कुरूप बताए जाते हैं कि बड़े कुरूप थे। तो ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 153 कि रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, ठीक है ना। तो कहने का आशा है कि निम्नलिखित में से कोई एक ऐसा कवि है जो कि रीतकाल के कवि हैं और उनकी रचना एक है और एक ही रचना से वो अमर हो गए हैं, ठीक है ना। तो विकल्प ए की बात करें रहीमदास है, विकल्प बी मोतीराम जी हैं, विकल्प सी की बात करें बिहारी लाल हैं और विकल्प डी की बात करें तो देव हैं। देखिए मित्रों, बात करें रहीम की, मोतीराम की, देव की, तो इनकी बातें तो नहीं आती हैं, बल्कि आता कौन है? बिल्कुल विकल्प सी। तो प्रश्न संख्या 153 का विकल्प सी बिहारी लाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। रचना क्या है? बिहारी सतसई है, जिसमें दोहों की बात अगर हम लोग करें तो दोहे 719 बताए जाते हैं और बात करें जगन्नाथ रत्नाकर जी ने उसे 713 दोहा माना है। तो एकमात्र क्यों रचना है बिहारी सतसई, और बिहारी सतसई को रच करके रीतकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। गागर में सागर की बात आती है ना, भक्ति नीति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी इनकी आप देख सकते हैं रचनाओं में देखने को मिलती है, इनके दोहों में देखने को मिलती है, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 153 का विकल्प सी रहे बिहारी लाल इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है ना।
कहने का आशा है कि इनमें से कोई एक ऐसे कवि हैं जिन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। विकल्प ए की बात करें सेनापति को, विकल्प बी की बात करें चिंतामणि को, विकल्प सी मतिराम को और विकल्प डी केशव दास को। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि कठिन का से कठिन है ना, का से केशव, का से कठिन का से केशव। इन्हीं की कठिन काव्य का प्रेत कौन है? बोले केशव है ना। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा कि कठिन काव्य का प्रेत कौन है? केशव दास। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 155 है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो प्रश्न का भाव ये है कि द्विवेदी युग का नामकरण इनमें से किसके नाम के आधार पर किया गया है? ठीक है ना। अब विकल्प ए शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पर, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और विकल्प डी की बात करें तो राम अवध द्विवेदी। तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग आपका होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लेकर के और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को लेकर के। ठीक है ना। तो आप सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 155 का विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है ना। इन्हीं की द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर उस युग का नाम ही पड़ जाता है क्या? द्विवेदी युग। तो देख लीजिए कि महावीर कौन, जो महावीर होगा है ना, द्विवेदी होगा तो महावीर के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम, महावीर, महावीर थे ना द्विवेदी। तो जान लीजिएगा जो महावीर वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर क्या पड़ा? द्विवेदी युग का नाम पड़ा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पर मत जाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 156 है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। तो कहने का आशय है कि हिंदी प्रदीप का जो पत्र है, पत्रिका है, उसके संपादक कौन है? विकल्प ए राधा कृष्ण गोस्वामी, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी अंबिकादित्य व्यास और विकल्प डी है लाला भगवान दीन। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। यानी कि प्रश्न संख्या 156 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 157 है कि निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? इस प्रश्न का भाव है कि इनमें से कोई एक ऐसे हैं जो कि सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे, बाकी 3 लोग हैं। ठीक है। विकल्प ए की बात करें श्याम सुंदर दास, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी श्री नारायण चतुर्वेदी और विकल्प डी है शांतिप्रिय द्विवेदी। तो देखिए मित्रों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं श्याम सुंदर दास भी रह चुके हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रह चुके हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी भी रह चुके हैं। लेकिन विकल्प डी की बात अगर हम लोग करें तो शांतिप्रिय द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं थे। इसलिए संख्या 157 का विकल्प डी शांतिप्रिय द्विवेदी इज राइट आंसर। संख्या 158 है उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है। तो कहने का आशय है कि ये कहानी है उसने कहा था, इस कहानी का मुख्य पात्र का क्या नाम है? विकल्प ए की बात करें तो खालसा सिंह, विकल्प बी की बात करें करतार सिंह, विकल्प सी की बात करें लहना सिंह और विकल्प डी की बात करें तो परमिंदर सिंह है। तो बात करें उसने कहा था, कहानी के लेखक हैं चंदन शर्मा गुलेरी, 1915 में लिखा गया है। ठीक है ना। उसने गुलेरी से कितनी बार कहा? उसने गुलेरी से 15 बार कहा। 15 फार 1915 में कहानी लिखी गई है। और प्रमुख बात इसके अगर देखा जाए तो लहना सिंह है। बिल्कुल इसमें से देखा जाए तो लहना सिंह इज राइट आंसर। ठीक है ना। उनसे क्या कहना, लहना लहना लहना, कहना लहना, है ना। दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र 158 संख्या का विकल्प सी लहना सिंह इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न 159 है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? विकल्प ए की बात करें तो जन्मेजय का नागयज्ञ, विकल्प बी स्कंदगुप्त, विकल्प सी ध्रुवस्वामी और विकल्प डी है सिंदूर की होली। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जन्मेजय का नागयज्ञ प्रसाद जी का नाटक है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुवस्वामी भी है ना। नागयज्ञ में 26 नाग आते हैं, 1926 में लिखा गया है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया है। ध्रुवस्वामी है ना बिल्कुल 1933 में लिखा गया है। लेकिन जो सिंदूर की होली है वो प्रसाद जी का नाटक नहीं है ना, लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 159 का विकल्प डी सिंदूर की होली इज राइट आंसर। ठीक है। देखिए मित्रों, इधर हो सकता है जो आपको पीडीएफ थोड़ा सा अच्छी नहीं दिख रही होगी, है ना। तो आप लोग समझ लीजिएगा, पीडीएफ पे थोड़ा सा हल्की आई हुई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 160 है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया गया है।
तो कहने का आशय है कि एक नाम और दिया गया है आधुनिक काल को, इन विकल्पों में वो कौन सा नाम है। विकल्प ए की बात करें तो जीवनी काल, विकल्प बी पद्य काल, विकल्प सी संस्मरण काल और विकल्प डी है गद्य काल। तो देखिए अगर शुरुआत के 3 विकल्प ए बी सी डी को सी को देखा जाए तो एक ऐसा कोई नाम ही नहीं दिया गया है आधुनिक काल का, तो विकल्प डी गद्य काल इज राइट आंसर। ठीक है ना, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 161 है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। विकल्प ए की बात करें तो निराला, विकल्प बी अगेय, विकल्प सी पंत और विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका भाव ये बन रहा है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, कौन प्रयोगवाद के अगेय। अगेय देखिए प्रयोग जो होता है ना पहले अगेय होता है, आप प्रयोग करोगे तो अगेय है, बस दिमाग में बैठिएगा कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो होगा वो अगेय होगा। कितने प्रयोग आपको करना पड़ेगा, अगेय है ना। तो यानी कि अगेय को बैठा करके इस प्रश्न का जो उत्तर है आप सही करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 162 है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। कहने का आशय है कि जो मृगनयनी उपन्यास है उसके लेखक कौन है। ये 4 विकल्प आप देख लीजिए, फिर उसके आधार पर उसका चयन कीजिए। विकल्प ए की बात करें तो उपेंद्रनाथ अस्क, विकल्प बी यशपाल, विकल्प सी जैनेन्द्र और विकल्प डी है बिंद्रा बनलाल वर्मा। तो बिल्कुल समझ लीजिएगा कि जो मृग होता है वो कहाँ रहता है, वन में रहता है। और कैसा मृग, तो मृगनयनी बिंद्रा बनलाल वर्मा जी का उपन्यास है। मृग रहेगा कहाँ, बोले सर वन में रहेगा। किस वन में रहेगा, बिंद्रा वन में रहेगा, तो बिंद्रा वन में मृगनयनी। ठीक है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक है बिंद्रा बनलाल वर्मा। प्रश्न संख्या 163 है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की बात हो रही है ना, किस धारा के अंतर्गत आते हैं। विकल्प ए की बात करें तो ज्ञान मार्गी काव्य धारा, विकल्प बी प्रेम आख्यानक काव्य धारा, विकल्प सी नाथपंथी काव्य धारा और विकल्प डी रासक काव्य धारा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जायसी जी की बात करें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत है ना, मसलनामा, ये सब इनकी रचनाएं हैं है ना। तो बिल्कुल बात अगर जायसी जी की धारा की बात की जाए तो विकल्प बी प्रेम आख्यानक काव्य धारा इज ए राइट आंसर। ठीक है ना, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रेम आख्यानक काव्य धारा के अंतर्गत आते थे। प्रश्न संख्या 164 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। कहने का आशय है कि इनमें से एक ऐसी पुस्तक है जिसको मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा है ना। विकल्प ए की बात करें तो कायाकल्प, विकल्प बी जयपराजय, विकल्प सी रंगभूमि और विकल्प डी की बात करें तो प्रेमाश्रय। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। कायाकल्प तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है 26 में कायाकल्प, रंगभूमि तो पहुंच 1925 में, प्रेमाश्रय प्रेम से तो गाँव साथ साथ रहते हैं है ना 1907 में। तो जयपराजय, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर की झलक, छटा बेटा, अंजू दीदी, ये सब अस्क के हैं, उपेंद्रनाथ अस्क जी की रचनाएं हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। 164 का विकल्प बी जयपराजय इज ए राइट आंसर। यानी कि जयपराजय जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद जी की नहीं है। ठीक है। प्रश्न संख्या 165 की बात करें तो कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है। यानी कि कितने पाकिस्तान उपन्यास की रचना किसने की है। विकल्प ए की बात करें तो राजेंद्र कुमार, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी सत्यप्रकाश मिश्र और विकल्प डी है सुखवंत सिंह। ठीक है ना। और बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा 2003 में कितने पाकिस्तान पर है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और ये रचना है कमलेश्वर की। ठीक है ना। बोले कितने टुकड़े कर दें पाकिस्तान के, कितने टुकड़े कर दें कमलेश्वर, बताए सर 2-3 टुकड़े कर दीजिए। 2-3 का मतलब है 2003 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और मित्रों आपसे फिर एक बार निवेदन ही करेंगे कि जितने भी साहित्यिक रचनाएं हैं और साहित्यकार हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, व्यास पुरस्कार हो, सलाका पुरस्कार हो, सरस्वती पुरस्कार हो, कोई पुरस्कार अगर मिला है तो वो जो साहित्यकार और साहित्यिक रचना बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसे तो आप लोग बिल्कुल देखिएगा। और अगर आप कहीं नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। जितने भी पुरस्कार हैं सभी पुरस्कार को ट्रिक से और विस्तृत रूप से मैंने अपने यूट्यूब पर बहुत पहले ही अपलोड किया है। शायद कम ही लोग उसको देखे होंगे, लेकिन कोशिश करिए जो हमारे नियमित श्रोता हैं, दर्शक हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं और उस सबको पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। तो आपसे भी चाहेंगे कि आप लोग भी जाकर के एक बार उसको देखें और आपको देखने के बाद कैसा लगा है
अपनी जो प्रक्रिया है, अपनी जो राय है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, ठीक है ना। तो आपने देख लिया कितने पाकिस्तान, लेखक किसके हैं, कमलेश्वर, 2003 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रश्न संख्या 166 की बात करें कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। विकल्प ए की बात करें तो विद्यापति को, विकल्प बी अमीर खुसरू को, विकल्प सी चंद्रवरदाय को, विकल्प डी है हेमचंद्र को। तो देखिए मित्रों, मैथिल कोकिल तो उन्हीं को कहा जा सकता है, कौन, जो विद्या का पति होगा, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव कवि, कवि शेखर कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है, अभिनव कवि तो कहा ही जाता है इनको, है ना, खिलन कवि भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा। तो मैथिल कोकिल विद्यापति, विद्यापति, मैथिल का कोकिल कौन है, बोले विद्या का पति है, ठीक है ना। अमीर खुसरू को भी तूती हिंद कहा जाता है, हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। चंद्रवरदाई को पहला कवि और पहली जो पृथ्वीराज रासो को पहला, है ना, महाकाव्य माना जाता है। हेमचंद की जो दुई भट्टी का समान इनके व्याकरण को माना जाता है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा कि जो विकल्प आपको आते हैं उस विकल्प को भी देखा करिएगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, तभी तो विकल्प में बने हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 166 का विकल्प ए विद्यापति राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 167, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत, विकल्प सी महादेव वर्मा और विकल्प डी निराला जी हैं। तो बिल्कुल प्रकृति, पास से प्रकृति, पास से पंत, पास से प्रकृति, पास से पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी, है ना। तो प्रश्न संख्या 167 का विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 168 है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। कहने का आशा है कि इनमें से कोई एक ऐसे कवि है, साहित्यकार है, जिन्हें एक भारतीय की आत्मा उपाधि दी गई है, ठीक है ना। विकल्प ए की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर और विकल्प डी है सुमित्रानंदन पंत। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 168 का विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर, ठीक है ना। इन्हें एक भारतीय की आत्मा कहा जाता है। अब देखिए भाई, एक भारतीय की आत्मा कौन होगी, बोले जिसकी आत्मा जो है बिल्कुल मक्खन की तरह साफ होगी, है ना। अगर मक्खन की तरह साफ है तो बिल्कुल एक भारतीय की आत्मा है, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। और इनकी एक पंक्ति है, बड़ी अच्छी पंक्ति है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उठ पर पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। बड़ी अच्छी पंक्ति है, इस पंक्ति को आप लोग दिमाग में रखे रहिएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 69 है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। कहने का आशा है कि निम्नलिखित में से कोई एक ऐसे कवि है, लेखक है, कहानीकार है, जिनको कथा सम्राट कहा जाता है। तो विकल्प ए की बात करें प्रेमचंद जी को, विकल्प बी जैनेन्द्र कुमार जी को, विकल्प सी आगे जी को और विकल्प डी फाणेश्वर नाथ रेड्डी जी की। देखिए मित्रों, बात करें कथा सम्राट की तो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रेमचंद को कहा जाता है, ठीक है ना। अब किसको कहा जाए कथा सम्राट, जो कथा से प्रेम करेगा वही भैया कथा का सम्राट होगा, जो उपन्यास से प्रेम करेगा वही उपन्यास का सम्राट होगा। तो कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट दोनों के दोनों अगर देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। 80 में मुंशी 36 में इनका देहांत हुआ है और इनकी जितनी कहानी है मानसरोवर में है। मानसरोवर में कुल लगभग 300 कहानियां हैं और 8 खंडों में उसको विभाजित किया गया है। यहाँ से भी एक आध दो बार प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है ना। तो इसे भी दिमाग में रखिएगा, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद है, ठीक है। आगे देख रहे हैं आप प्रश्न संख्या 170 कि बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। कहने का आशा है कि निम्नलिखित में से एक ऐसे कवि हैं जो कि बाल चित्रण में, यानी कि बाल का चित्रण करने में, बाल बच्चे, है ना, यानी कि आप कह सकते हैं वात्सल्य वर्णन में श्रेष्ठ है, ठीक है ना। तो बात करें विकल्प ए रसखान जी, विकल्प बी मीराबाई, विकल्प सी सूरदास, विकल्प डी कबीरदास। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि सूरदास इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 170 का सी विकल्प सूरदास क्या है, बाल चित्रण में बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है। इनके बारे में कहा गया है कि ये वात्सल रस का कोना कोना झांक आए हैं, ठीक है ना। किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और सूरदास जी के बारे में इसके पूर्व के प्रश्नों में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। रसखान जी के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है, मीराबाई जी के बारे में और कबीरदास जी के बारे में, सारे जो कवि हैं उनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। तो उसे बिल्कुल आप देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको लगे उसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 170 का विकल्प सी सूरदास इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न 170 है कि निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कहने का आशय एक रचना है उर्वशी, ठीक है ना, और इस उर्वशी रचना के रचनाकार कौन है। विकल्प ए की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत, विकल्प सी निराला और विकल्प डी है अगेय। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, उर्वशी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, उर्वशी दिनकर, उर्वशी दिनकर। और इसी दिनकर पर 1972 में क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दिनकर बेहतर, दिनकर बेहतर, यानी कि दिनकर जी को मिला, 72 में मिला, उर्वशी पर मिला, ठीक है ना। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं और ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए प्रश्न अभ्यास को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।